तफसील से श्रीनगर शहर के अहम तिजारती मरकज लाल चौक के करीब प्रताप पार्क में आज दोपहर जोरदार ग्रेनेड धमाका हुआ। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में सीआरपीएफ के 2 अहलकार और 3 आम शहरी शामिल हैं। 171 बटालियन सीआरपीएफ के जख्मी अहलकारों की पहचान हेड कांस्टेबल राजू विश्वास और कांस्टेबल एसके पंड्या के तौर पर हुई है। उन्हें इलाज मुआवजे के लिए पुलिस अस्पताल पहुंचाया गया है। धमाके के बाद इलाके में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। धमाके के बाद फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी। लोगों की तलाशी भी ली जा रही थी। सीआरपीएफ के आला अफसरान ने भी जाए वारदात का दौरा किया। इतवार को संडे मार्केट की वजह से इस इलाके में काफ़ी भीड़ रहती है और आज भी यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। CRPF company was deployed here in Pratap Chowk for law and order duty. So the grenade was thrown at the CRPF section which was deployed here. As a result, 2 CRPF personnel have sustained injuries and few civilians is also injured. It's nothing extraordinary. It's nothing extraordinary. Since you can see that there is a Sunday market here and somebody has taken advantage of the market here and thrown a grenade, but our CRPF personnel they have responded appropriately. बिहार के मधुबनी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीएए के खिलाफ खवातीन ने मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा जुलूस निकाल कर नारेबाजी की। जुलूस में हजारों की तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान खवातीन और बच्चों ने एनआरसी नहीं, तालीम और रोजगार दो के नारे लगाए। शाहीन बाग में फायरिंग का मामला, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कपिल गुर्जर को भेजा गया 2 दिन के लिए पुलिस तहवील। जी हां, शाहीन बाग साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा कपिल गुर्जर को। शाहीन बाग में फायरिंग का मामला, बड़ी खबर इस वक्त की। कपिल गुर्जर को 2 दिन की तहवील में भेजा। शाहीन बाग में फायरिंग का ये मामला, कपिल गुर्जर को भेजा गया 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में। साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा कपिल गुर्जर को। शाहीन बाग फायरिंग मामले में कपिल गुर्जर को 2 दिन की पुलिस तहवील में दिया गया है। कपिल गुर्जर को भेजा गया 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में। शाहीन बाग में फायरिंग करने का मामला, जिसमें कपिल गुर्जर को साकेत कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के रायचूर में शहरी तरमीमी कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ खवातीन ने रैली निकाली। सिटीजन फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जानिब से मुनक्कदा जलसे में हजारों की तादाद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खवातीन ने हिस्सा लिया। जुलूस शहर के महिला समाज ग्राउंड से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए टीपू सुल्तान गार्डन पहुंचा। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी व मिल्ली तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने खिताब किया। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की लीडर एमएम मंजुला ने कहा कि आवाम से वोट हासिल करके इख्तिदार हासिल करने वाले आज आवाम की ही शहरियत के बारे में पूछ रहे हैं। रायचूर वुमेन्स फ्रंट सदर नैयर तैयबा ने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अवाम दुश्मन काले कानून ला रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमान शहरियत कानून के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी पाबंदियों के खिलाफ है। जहां भी देखो दंगे फसाद हो रहे हैं। जिस वक्त से ये बीजेपी सरकार आई है, बस
बेंगलुरु में मुमताज एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सीएए को सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी। सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर मुनक्कदा सिंपोजियम में प्रशांत भूषण ने शिरकत करते हुए ये बात कही। बेंगलुरु के एडवोकेट्स की जानिब से शहर के अम्बेडकर भवन में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गोपाल गुणा ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून गैर आइनी है। मजहब की बुनियाद पर अगर जुल्म सितम को वजह बताकर कानून में तरमीम की गई है तो हुकूमत ने श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत के मजलूमीन को क्यों कानून से बाहर रखा। एडवोकेट बालन ने कहा कि हिटलर के नज़रियात से मुतासर होकर बीजेपी हुकूमत सीएए जैसा खतरनाक कानून नाफिज कर रही है। हिंदुस्तान में एक तरफ सरकार जो है इस हमारे संविधान को, हमारी सभ्यता को ध्वस्त कर रही है, दूसरी तरफ से आज युवक और महिलाएं खड़े हो गए हैं देश में हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारी सभ्यता की रक्षा करने के लिए। तो एक बहुत अहम मोमेंट है इस देश के इतिहास में। और जब भी ऐसी लड़ाई जब होती है जो फोर्सेस ऑफ गुड और फोर्सेस ऑफ इविल के बीच में, तो फोर्सेस ऑफ गुड का ही विजय होती है, वही होगा। तो उम्मीद है नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं मानव। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आने वाला है, तो क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, होपफुली सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द। This enlightens the people. We have to educate the people that CAA exclusion we are only opposing. If the religious persecution is not only the persons, not including other countries like Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Nepal, Tibet, is a great unconstitutional provision to amendment to section 2. That was copied by Hitler in the year 1920. He scripted 25-point program. The same thing was cut and pasted by Savarkar in the year 1923 when he scripted a Hindutva pamphlet. जयपुर में शाहीन बाग की तर्ज पर सीए के खिलाफ गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में बुजुर्ग खवातीन भी शिरकत कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। सीएए और एनआरसी का विरोध जगह जगह जारी है। राजधानी जयपुर में शाहीन बाग की तर्ज पर एक विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू किया गया है, जो कि शहीद स्मारक पर मुसलसल यहां पर धरना जारी रहेगा। बड़ी तादाद में पर्दे के अंदर औरतें यहां पहुंची हैं। बाकायदा यहां आप देख सकते हैं कि देर रात भी ये प्रदर्शन जारी है और यहां पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 50 से ज़्यादा जो जनवादी संगठन हैं वो मिलकर के इस बड़े विरोध को शुरू किया है इन लोगों ने। और यहाँ पर जो डिमांड्स हैं इनकी वही है जो तीनों कानून है, वो चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, उनको वापस लिया जाए। डॉक्टर नीलोफर हमारे साथ में मौजूद है। क्या आपकी डिमांड्स है और कब तक आपका ये जो विरोध है जारी रहेगा? जी, हमारी डिमांड यही है कि जो 3 कानून जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी और जो लाया जा रहा है कि वो वापस लिए जाए। और जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे, हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है जिस पे हम बैठे हैं। हम जब भी वापस जाएंगे जब ये कानून वापस लिया जाएगा। जो इस वक्त देश की स्थिति है उसमें ऐसा नहीं था ज़रूरी कि ये कानून लाए जाते, क्योंकि 356 जो है हमारा आर्टिकल, वो यही कहता है कि जिसने वोट दे दिया है वो भारत का नागरिक है। तो अगर जब वो संविधान में 70 साल से ये चीज़ लिखी हुई है तो फिर अब क्यों कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर नागरिकता हमसे जो इसके लिए कहा जा रहा है। और 70 साल में ये पहली बार हुआ है कि नागरिकता के लिए वो धर्म को आधार बना रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी के विरोध में हमारा ये धरना है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये अनिश्चितकालीन धरना है। कितने संगठन आपके साथ में हैं? क्या आपकी तैयारी? देखिए, इस सिलसिले में तकरीबन 50 संगठन जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज का एक हिस्सा है। शाहीन बाग दिल्ली जो है वो पूरी दुनिया में एक बदलाव की अलामत बन गया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को कितनी जल्दबाजी है। और फिर यही नहीं कि कानून बना दिया गया, बल्कि हमारे गृह मंत्री का जो अंदाज़ चल रहा है और उन जिस अहम के अंदर वो मुब्तला हैं कि हम इस मामले में एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, तो यकीनन पीछे नहीं हटेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आवाम जो है उठा करके उन्हें आगे फेंक देगी।
जी बिल्कुल। तो ये कब तक जारी रहेगा, कितने लोग इसमें और शामिल होंगे? देखिए, क्या आप लोगों ऐसी उम्मीद है कि इसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल हैं। ये मज़हब के एतबार से नहीं है, बल्कि इसमें सभी धर्मों के लोग हैं और ये इंसानियत के लिए और मुल्क के वजूद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये इस बात का सबूत है यहाँ इन ख़वातीन की, यहाँ फ़रज़ाना और रुखसाना ही नहीं, यहाँ शकुंतला और कविता भी मौजूद हैं। हर मज़हब को मानने वाली यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं और इतनी इतनी रात को अपने छोटे छोटे दो मुँह बच्चों को लेकर उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह ये कानून वापस लिया जाएगा और इस मुल्क को अमन और चैन का जो मुल्क माना जाता है वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, अमन और चैन की बात की जा रही है। राजस्थानी हुकूमत आपकी पहले से ही मदद कर रही है मामले को लेकर के। एक प्रस्ताव विधानसभा में भी पारित किया गया, उसको लेकर के क्या अभी क्या स्थिति है, सरकार से क्या तालमेल है? देखिए, सीधा सा सवाल है कि रियासती हुकूमत से कोई बैर नहीं है। अगर हमारा जो मुतालबा है वो मरकज़ी हुकूमत से है। सूबे के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि सीए के ख़िलाफ़ हम प्रस्ताव लाए हैं, यकीनन हम इसका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमारी जो लड़ाई है वो आपको भी पता है और ये पूरी दुनिया जानती है कि मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जब तक ये सरकार ये खुल के नहीं कह देती, जिस तरह से इसने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इसको अमेंडमेंट और एक्ट के साथ में बिल बना के, कानून बना करके ये लोग पेश किया है, ये इसके पीछे अगर जाते हैं तो इनको उसी लोकसभा के, उसी राज्यसभा में कानूनन तौर पर पूरे देश के नाम, पूरे राष्ट्र के नाम ये संदेश देना होगा कि ये गलत हुआ है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इस पे पीछे हटने को तैयार है। घर घर से हमारी माएँ बहनें आ चुकी हैं, हम आधा इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस हक की लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये जयपुर का बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है, तमाम लोग शरीक हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि रात के तकरीबन 12 बजे हुए हैं और अभी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी सवाल है इनका, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते संवैधानिक तरीके से, तब तक ये अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए मरकज़ी हुकूमत की वजारत सेहत ने एक स्कीम लॉन्च की है। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट नामी ये स्कीम 18 नवंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। ये स्कीम सेहत के शोबे में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर में रोज की तरह मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं मेडिकल लैब्स और दीगर यूनिट्स में भी मरीजों की भारी तादाद नजर आ रही है। अगरचे शहर श्रीनगर में अक्सर मशीनरी काफी बेहतर हालत में है, तहम कस्बों और देही इलाकों में तकनीकी खराबी की वजह से मशीनें कई हफ्तों तक बेकार पड़ी रहती हैं और इसका खमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ता था। ताहम अब ऐसा नहीं होगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट नामी एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसकी मदद से अस्पतालों में खराब मशीनें कम से कम वक्त में ठीक की जा रही हैं। कश्मीर के नेशनल हेल्थ मिशन के नोडल अफसर डॉक्टर मिसबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला के तमाम तिब्बी आलात को इस स्कीम के तहत लाया गया है, जिसकी मदद से तकनीकी खराबी को फौरी तौर और बिल्कुल आसानी के साथ ठीक किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सारी जो इक्विपमेंट है हर हॉस्पिटल की, चाहे वो छोटा सा एक सेंट्रीफ्यूज हो लैब में या सीटी स्कैन हो बड़ा, तो वो लाइन लिस्टिंग हो गई। उसकी लाइन लिस्टिंग से मेरी मुराद है कि उसका बाज़ाब्ता उसका डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ दिस मैन्युफैक्चर डेट क्या था, उसकी वारंटी कितने पीरियड की थी, सारी डिटेल्स उसकी उस लाइन लिस्टिंग में आ गई। वो लाइन लिस्टिंग में आने से उसका जो सारा उसमें जो क्या चाहे वो रिपेयरेबल थी या अनसर्विसेबल थी, तो वो सारा डिटेल उसमें आ गया। तो जो ही आप किसी हॉस्पिटल में कोई चीज़ ख़राब होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मुतल्लिक है, तो वो तुरंत जो हमारे जो जिनके ये अलॉट हुआ है, जो कंसर्न है, जो कंपनी जिसको ये टेंडर अलॉट हुआ है, तो उसको वो कांटेक्ट करके तो वो अपने बंदे वहाँ भेज के वो जो उसकी जो चाहे उसमें कोई पार्ट बदलना हो या उसकी सर्विसिंग करनी है वो कर देते हैं। अस्पतालों के मुंतज़मीन इस स्कीम से काफी खुश हैं, ताहम उनका कहना है कि इस स्कीम को संजीदगी के साथ अमलाने की जरूरत है। हमारी टैगिंग हो चुकी है, इक्विपमेंट की जनरल टैगिंग हो चुकी है। कुछ इक्विपमेंट जो हिस्टोरिकल इक्विपमेंट्स थे वो अभी टैगिंग कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनिटर्स वगैरह, बीपी एप्स एंड अदर थिंग्स दे हैव बीन रिपेयर्ड, जिनका कि लोकल रिपेयर हो सकता है। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका रिपेयर अंडर वे है एंड वी आर वेटिंग दैट दे आर मेड फंक्शनल
हमारी CR में है, ऐसे ही हमारे पोर्टेबल एक्सरे हैं, ऐसे ही हमारा मेन एक्सरे प्लांट एक है. The things will be done another week or so. It will be functional. So let's hope that the things take off. आम लोगों के लिए भी ये एक खुशखबरी है। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में कोई मशीन खराब हो जाती थी तो उन्हें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट्स के लिए मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक मरकज जाना पड़ता था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस स्कीम को मुनासिब तरीके से लागू किया जाएगा। पहले जाते थे मतलब हॉस्पिटलों में, उससे हमारे जो सुनाई देता था जी मशीनें ख़राब है, फिर हमको बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाके हमको प्राइवेट टेस्ट करना पड़ता था, चाहे अक्रेडिटेशन हो चाहे कोई भी मतलब टेस्ट हो, उसमें हमको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो अब जो ये नई स्कीम आई है, अब ये हॉस्पिटलों में अब लगाया इन्होंने, तो हम ये मशीनें जल्दी ठीक करेंगे, तो इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अस्पतालों में तैनात टेक्नीशियंस को इस जदीद सॉफ्टवेयर के हवाले से तरबियत देने और उन्हें अपडेट करने की जरूरत है ताकि वो इसका सही इस्तेमाल कर सकें, जिससे मुस्तहिक गरीब लोग इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकें। बेशक ये प्रोग्राम यहाँ के नाकिस सरकारी तिब्बी इदारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, ताहम जरूरत इस अम्र की है कि इस पर जमीनी सतह पर संजीदगी के साथ अमल और निगरानी की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर मीर की रिपोर्ट। इस वक्त की एक अहम खबर क्रिकेट को लेकर, हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड में किया क्लीन स्वीप। 5वें और आखिरी T20 मैच में हिंदुस्तान की शानदार जीत। हिंदुस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड को 7 रन से शिकस्त दी है। हिंदुस्तान ने सीरीज 5-0 से अपने नाम की है। बड़ी खबर इस वक्त की, हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड में किया क्लीन स्वीप। 5वें और आखिरी T20 मैच में हिंदुस्तान की शानदार जीत हुई है। हिंदुस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड को 7 रन से शिकस्त दी है। हिंदुस्तान ने सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली है। तो हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत, न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप किया है। 5वें और आखिरी T20 मैच में हिंदुस्तान की शानदार कामयाबी। हिंदुस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड को 7 रन से शिकस्त दी है। हिंदुस्तान ने यह सीरीज 5-0 से अपने नाम की है। बीसवीं सदी में उर्दू के तंजिया मज़ाहिया अदब में जिन हस्तियों ने बड़ा नाम कमाया, उनमें शौकत थानवी का मकाम बहुत आला है। आज उनका 116वां यौम पैदाइश है। पेश है नसर व नज़्म दोनों असनाफ में मुस्कुराहटें बिखेरने वाले शौकत थानवी की हयात व खिदमात पर एक खास रिपोर्ट। शौकत थानवी को अगर उर्दू की अजूबाए रोजगार शख्सियत कहा जाए तो गलत ना होगा। वो कामयाब सहाफ़ी थे, नावल निगार, ड्रामा नवीस और अफसाना निगार थे, रेडियो ब्रॉडकास्टर और अदाकार थे, शायर थे और सबसे बढ़कर ये कि तंज़ो मिज़ाह निगार थे। उन्होंने अदब की हर सिन्फ में नाम कमाया, मगर उनकी असल शोहरत मिज़ाह निगारी से हुई, जिसमें उन्होंने तरह तरह के तजुर्बे किए और अपनी सैकड़ों तख्लीक़ात से उर्दू मिज़ाह का दामन भर दिया। उनका असल नाम मोहम्मद उमर था और शायरी के लिए शौकत तखल्लुस रखा था। बाद में शौकत थानवी के नाम से मशहूर हुए। वो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मशहूर कस्बे थाना भवन के रहने वाले थे, जो मशहूर आलम दीन मौलाना अशरफ अली थानवी का वतन भी था। शौकत थानवी की पैदाइश जिला मथुरा के मकाम बंदराबन में 2 फरवरी सन 1904 को हुई, जहां उनके वालिद थाना भवन से आबसे थे और महकमे पुलिस में मुलाजिम थे। कुछ अरसे बाद उनके वालिद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होकर भोपाल चले गए। शौकत ने भोपाल ही में होश संभाला। शौकत थानवी को ज़माना तालिब इल्म ही में शेर सुखन से दिलचस्पी हो गई थी और मौलाना अब्दुल बारी आसी से मशवरे सुखन किया करते थे। भोपाल के बाद वालिद लखनऊ आ गए। कुछ दिनों अलीगढ़ में भी रहे, मगर वालिद की वजह से तालीम को अधूरा छोड़कर माश की फिक्र करनी पड़ी। सहाफत से भी दिलचस्पी थी, इसलिए कई मशहूर अखबारों से वाबस्ता रहे। उनमें हमदम, हिम्मत, हफ्तरोज़ा सरपंच ज्यादा मशहूर हैं। इसी हफ्तावार अखबार ने उन्हें मिज़ाह निगार की हैसियत से मुतारिफ कराया। उनके मज़ामिन स्वदेशी रेल, स्वदेशी डाक बेहद मशहूर हुए। कुछ अरसा ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में भी काम किया। फिर फिल्मसाज कंपनी पंचोली आर्ट पिक्चर्स में स्टोरी राइटर की हैसियत से लाहौर चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद कराची पहुंचे और मुख्तलिफ अखबारात और रेडियो से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। रेडियो पाकिस्तान से हर हफ्ते नश्र होने वाला उनका मुस्तकिल मिज़ाहिया फीचर
काजी जी बेहद मशहूर हुआ, जिसमें काजी जी का मरकजी किरदार वो खुद अदा करते थे। शौकत थानवी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा। उनकी 50 से ज्यादा किताबें शाये हुई, जिनमें उनके मिजाजा अफसानों के मजमुए और मिजाजा नावल वगैरह शामिल हैं। गोरिस्तान के नाम से उनका शेरी मजमुआ भी छप चुका है। यूं तो उन्होंने थोड़ी बहुत गैर मिजाजा शायरी भी की, लेकिन मिजाजा कलाम इतना जानदार था कि सिर्फ एक मजमुए ने उनकी शायरी को यादगार बना दिया। फैमिली प्लानिंग के मौजू पर उनकी एक दिलचस्प नज्म के 2 बंद मुलाहिजा कीजिए। ऐ मेरे बच्चे मेरे लख्ते जिगर पैदा ना हो, याद रख पछताएगा तू मेरे घर पैदा ना हो, तुझको पैदाइश का हक तो है मगर पैदा ना हो, मैं तेरा एहसान मानूंगा अगर पैदा ना हो। हमने ये माना कि पैदा हो गया खाएगा क्या, घर में दाने ही ना पाएगा तो भुनवाएगा क्या, इस निखट्टू बाप से मांगेगा क्या पाएगा क्या, देख कहना मान ले जाने पिदर पैदा ना हो। 4 मई 1963 को 59 बरस की उम्र में शौकत थानवी का इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, कुर्रतुल ऐन हैदर जैसे मशाहिर अदब उनके शैदाई थे। ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमान की याद में बेंगलुरु में ताज़ियत नशिस्त मुनक्किद हुई। इमामिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हुई इस नशिस्त में शिया और सुन्नी तबकों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बेंगलुरु में ईरान स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबरों ने भी खिताब किया। इजलास में मुकर्रीरीन ने कहा कि अमेरिका और इसराइल मुसलमानों में हमेशा फूट डालना चाहते हैं, मुस्लिम ममालिक में इंतशार पैदा करते हुए दुनिया में अमन व अमान को धक्का पहुंचा रहे हैं। कासिम सुलेमानी को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहे थे। मुकर्रीरीन ने कहा कि कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि हिंदुस्तान में भी इत्तेहाद की कोशिशें तेज हो रही हैं। कासिम सुलेमानी की शहादत पे कि इसलिए कि वो एक सिंबल बन गए हैं। वो मजलूम थे, वो डिप्लोमेटिक मिशन पे इराक और सीरिया और सऊदी अरेबिया को एकजुट करना चाह रहे थे, एक समझौता करना चाह रहे थे कि वहाँ मिडल ईस्ट में पीस आ जाए और आपस में जो इख्तिलाफात है यमन के और सऊदी के उसको ख़त्म करें। वो मिशन पे गए थे तो अमेरिका ने ये मौका देखकर इजराइल के हुक्म से ट्रंप ने ऑर्डर किया कि इनको शहीद कर दें और वो शहीद किए गए। ये शख्सियत जो है इतनी बड़ी थी कि वो इंशाल्लाह ये इत्तेहाद होगा सबका और अमेरिका जो है मिडल ईस्ट से जाएगा और इनसे हमको ये सबक लेना है कि हम इंडिया में भी यूनाइटेड रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में जो है चारों तरफ से एक एहसास पैदा हो गया है कि हम सब मिलकर रहना है। शिया बरादरी तमाम मुस्लिम लोगों के साथ, तमाम इंसानी बरादरों के साथ हम रहना बोल के ये एक एहसास पैदा हुआ है, वही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक मुसलसल जो है ये चलेगी इस तरह की बेदारी। इसी तरह इन बेहतरीन शख्सियत की शहीद से जो है एक एहसास पैदा हो रहा है कि हमें अभी तक जिस ईमानदाराना कोशिश करना था, इंसानियत की खिदमत जिस तरह से करना चाहे था हमने नहीं किया है। अब वक्त आ गया है कि हम जो है एक तरफ अल्लाह की तरफ रुजू होना है, दूसरे खिदमत खल्क में हम जो है मुनहमिक होना है। जब तक हम जुल्म और सितम और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कामयाबी हमको नहीं मिलेगी।